कोई नहीं। आज हम लोग योग अभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में अध्यापक द्वारा स्वमूल्यांकन, एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो फिर खुद का स्वमूल्यांकन उनके लिए बहुत जरूरी होता है, उसके बारे में क्या कहा गया इस पुस्तक में। जब अध्यापक किसी क्रिया को रोज एक जैसे ढंग से सिखाता रहता है तो कुछ दिनों में उसका अध्यापन अरोचक हो जाता है। एक क्रिया करा, इसमें कह रहे हैं प्रैक्टिकल आप करा रहे हो, एक ही ढंग से रोज करा रहे हो तो अरोचक हो जाता है। क्रियाओं में कुछ कुछ परिवर्तन करना जरूरी होता है और फिर उसको प्रस्तुत करना चाहिए। अध्यापक को इसलिए खुद अपने अध्यापन के तरीकों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए बीच बीच में, क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या नयापन ला सकते हैं उसमें। अध्यापक को खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या पाठ योजना बनाने में हमने पर्याप्त समय दिया, हमने विचार किया उस पर अच्छे से, क्या छात्र उत्साहपूर्वक इसे अपना रहे हैं या अनुक्रिया कर रहे हैं, अनुक्रिया मतलब फीडबैक दे रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या उसे अध्यापन में कुछ अच्छा अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ये सारी चीजें सब आप समझ रहे हो, बस एक बार एक एक लाइन आपको अगर ये आ जाए ना तो बस एग्जाम की दृष्टि से सही रहेगा। क्या कार्य में पिछड़े छात्रों के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है, क्या छात्र अपनी गलतियों में सुधार कर पा रहे हैं। प्रगतिशील अध्यापक को अपने अध्यापन कार्य में लगातार प्रयोग करना चाहिए कि लगातार कुछ न कुछ नयापन कर रहे हैं और नियमित रूप से जो नयापन कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसका मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उसकी भी सक्रियता बनी रहती है। शिक्षक भी कई बार बोर हो जाता है एक ही चीज एक ही तरीके से पढ़ाते पढ़ाते, और छात्र भी जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो दोनों चीजों में धीरे धीरे बदलाव और कुछ नयापन लाते रहना चाहिए। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकल वाला जो कल हमने कहा था कि सेशन एक थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल इन द सेंस की करके देखेंगे कैसे बनाया जाता है लेसन प्लान। सवाल देख लेते हैं, 20 से 30 मिनट का अभ्यास कितने घंटे की नींद के बराबर होता है। शालिनी जी आप माइक बंद कीजिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है किरकिर की। 20 से 30 मिनट का अभ्यास कितने घंटे की नींद के बराबर माना जाता है। अब बोल सकते हैं 6 से 7 घंटे 6 से 7 घंटे की नींद के बराबर। 6 से 7 घंटे की नींद के बराबर। ध्यान के अभ्यास से क्या होता है, हृदय गति बढ़ती है, हृदय गति कम होती है, श्वसन की गति बढ़ती है, श्वसन की गति कम होती है। ध्यान का हृदय और श्वसन दोनों का गति कम जाता है। 2 और 4 2 और 4 ठीक है, बहुत बढ़िया। अमित जी बहुत सुंदर, मुकेश जी, मनीता जी, शालिनी जी बहुत बढ़िया। ध्यान के अभ्यास से कौन सा नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सटीक जवाब। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक ध्यान के दौरान मस्तिष्क में कौन सी वेव निकलती है। अल्फा बीटा। अल्फा और गामा। 1 और 4 होगा ना। देखिए हम इस 1 और 4 क्वेश्चन में है इस पुस्तक के मुताबिक, तो उसमें कहा गया अल्फा वेव्स। हाँ अल्फा वेव्स और कभी कभी थीटा। बहुत बढ़िया, अमिता जी को याद आ गया। तो पहला और चौथा वाला, तो 1 और 4, ये डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है ध्यान की विधि में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है। नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अधिक अभ्यास से अधिक लाभ। पहला ही सर, पहला ही, अधिक अभ्यास से अधिक लाभ। 1 कूट है। मतलब इतना हड़बड़ी किस बात का है, हड़बड़ी क्यों है इतना। अधिक अभ्यास से अधिक लाभ, सबको 20-30 मिनट का अभ्यास नहीं कराना चाहिए। यौगिक अभ्यास ध्यान से ही शुरू करना चाहिए। यौगिक अभ्यास खिंचाव युक्त आसन श्वसन के बाद करना लाभदायक होता है। 1 और 2 नहीं है, नहीं है। 1 और 4 1 और 4 1 और 3 होगा। अच्छा एक ध्यान दीजिए, सिद्धांत लागू नहीं होता है। 1 और 2। अच्छा चलिए अब हम ऐसे देखते हैं इसको। यहाँ पे हर बार हर सेशन में ये दिक्कत होती है इस क्वेश्चन पे कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आंसर देने में दिक्कत होती है। अधिक अभ्यास से 1 और 4 होगा सर। 3 अच्छा सुन तो लीजिए, अब सुनिए, अब आप लोगों की बारी खत्म हो गई, अब मेरा है।
चांस ठीक है, मेरे पाले में गेंद। अधिक अभ्यास से अधिक लाभ, ये लागू होता है क्या? नहीं, ठीक है। तो पहला वाला लागू नहीं होता है, कहते हैं सिद्धांत लागू नहीं होता, तो पहला ठीक है। सबको 20-30 मिनट का अभ्यास नहीं कराना चाहिए, लागू होता है? हाँ होता है, ये कहा गया है कि नहीं कराना चाहिए, सबको 20-30 मिनट नहीं कराना, ठीक है। यौगिक अभ्यास ध्यान से ही शुरू करना चाहिए, ये सही ये नहीं लागू होता है। तो इसमें है 1 वाला गलत है, 3 वाला गलत है, 3 वाला गलत है, 2 वाला सही है, नहीं कराना चाहिए। कह रहा है कि यही सिद्धांत, इसमें सिद्धांत कौन सा है? अधिक अभ्यास से अधिक लाभ लागू नहीं होता, ये सिद्धांत नहीं है। सबको 20-30 मिनट अभ्यास नहीं कराना चाहिए, ये सिद्धांत में है, मतलब ये आंसर के मुताबिक गलत है। यौगिक अभ्यास ध्यान से शुरू होता है, ये सिद्धांत नहीं है। चौथा वाला सिद्धांत है, तो जो है वो है दूसरा और चौथा, जो नहीं है वो है पहला और तीसरा। तो सही आंसर पहला और तीसरा होगा। किन्हीं को संशय है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक स्वस्थ और स्थिर लोगों के लिए लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी नहीं है। ध्यान रखिए क्या कहा गया इस पुस्तक के मुताबिक, स्वस्थ और स्थिर लोगों के लिए लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी नहीं है। लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी है। ध्यान का अभ्यास मिताचार से कराया जाए, ध्यान का अभ्यास नहीं कराना चाहिए। बताइए कौन सा होगा इसमें? इसमें मुझे फर्स्ट और थर्ड लग रहा है, 1 और 3। एक वाला ये सही कहा गया है, ठीक है। 2 और 3 नहीं, 1 और 3 होगा सर। 1 और 3 लग रहा है सर। 1 और 3 होगा। देखिए स्वस्थ और स्थिर लोगों के लिए कहा गया है कि लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी नहीं है। स्वस्थ है तो भी बुद्धिमानी नहीं है कि आप जो है उसको लंबा करा रहे हैं। और दूसरा में कहा गया बुद्धिमानी है, तो दूसरा तो ऐसे ही नहीं होगा, पहला होगा। ध्यान का अभ्यास मिताचार से कराया जाना चाहिए। मिताचार मतलब धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, तो पहला तीसरा सही है। चौथा क्या है? ध्यान का अभ्यास नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? अभ्यास जरूर कराना चाहिए स्वस्थ और स्थिर लोगों को भी। तो पहला और तीसरा आंसर सही है, ठीक है। अब आते हैं ध्यान सिखाने के लिए इनमें से जरूरी है मधुर स्वर में निर्देश दिए जाए, सरल क्रिया विधि का इस्तेमाल हो, उपर्युक्त दोनों का ध्यान रखें, इनमें से कोई नहीं। दोनों का ध्यान। A1 और T दोनों होगा तो उपर्युक्त दोनों का ध्यान रखें। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान का अभ्यास सामान्यतः ज्यादा प्रभावशाली और लाभदायक होता है जब सिर्फ ध्यान की कक्षा कराई जाए। जब ध्यान की कक्षा अन्य यौगिक अभ्यास के साथ हो, ध्यान का अभ्यास कक्षा के प्रारंभ में कराया जाए, इनमें से कोई नहीं। ध्यान का अभ्यास सामान्यतः ज्यादा बहुत सुंदर। ध्यान की कक्षा अन्य यौगिक अभ्यासों के साथ हो। हाँ, योगाभ्यास के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक पाठ योजना कब तैयार करनी चाहिए? कक्षा से ठीक पहले, कक्षा के कुछ समय पूर्व, कक्षा के कई दिन पहले, कक्षा से बहुत बढ़िया, कक्षा से कुछ समय पूर्व, कक्षा से कुछ समय पूर्व कहा गया। क्या आपको 30 मिनट का ध्यान, क्या सबको 30 मिनट या ज्यादा ध्यान कराना उचित है? हाँ, सबको 30 मिनट का ध्यान जरूरी है, नहीं साधक की क्षमता के हिसाब से कराना चाहिए। क्या है बताइए? क्षमता के हिसाब से कराना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन भी देख लिया तो इससे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, पाठ नियोजन का जो प्रैक्टिकल करना है आपने, वो है उत्तम पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर हैं। उत्तम पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर हैं? अब उत्तर है 8 स्तर है। अब कौन से पाठ योजना मतलब क्या? लेसन प्लान जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वो तो ये देखा कि लेसन प्लान कैसे तैयार करना चाहिए। अब 8 स्तर इसमें बताया हुआ है। पहले तो यह है कि आपका पाठ क्रमांक यहाँ और दिनांक ऊपर में दिया जाएगा। पाठ क्रमांक, अब आप बना रहे हो, अगर आपने बनाना है, कल को आप पढ़ाने जा रहे हो, कैसे बनाओगे?
पहले आप पाठ क्रमांक दें फिर दिनांक दें। पाठ क्रमांक का मतलब है कि आपकी पहली क्लास है कि दूसरी क्लास है कि तीसरी क्लास है, ये हुआ। दिनांक मतलब तारीख हो गया। अब 8 लेयर देखते हैं। पहला होगा अध्यापक का नाम, आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपका नाम आएगा। मेरा नाम आ गया कौशल कुमार कमल। विद्यालय का नाम आएगा, कहाँ पढ़ाने जा रहा हूं, तो गुरु परंपरा योग संस्थान में पढ़ाने जा रहा हूं। कक्षा तीसरे नंबर पर आएगा कक्षा। देखिए पहला क्या है, अध्यापक का नाम, दूसरा विद्यालय का नाम या कॉलेज का नाम, तीसरा कक्षा। कक्षा मतलब कितने बजे से कितने बजे कक्षा होगी आपकी, 7 से 8 होगी, 45 मिनट की है, 1 घंटे की है, जो भी है वो कक्षा इतनी देर की होगी। अब जब कक्षा में आए तो आपको ये बताना है, अपने लेसन प्लान में लिखना है कि हमने पहले कौन सा अभ्यास इनको कराया हुआ है। कल जो हमने कोई अभ्यास अगर कराया तो कौन सा कराया। अगर पहली कक्षा है, पाठ क्रमांक 1 है, तो पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास में नील लिखेगा कि कोई अभ्यास नहीं, लेकिन लेयर आएगा। उसके बाद आएगा आज का अभ्यास, जो कल हमने ध्यान की, जैसे कि हमने ध्यान का कराया, ध्यान की क्रियाविधि के बारे में हमने बताया था आपको कल की कक्षा में। आज क्या कराएंगे, ध्यान के प्रकारों का अभ्यास कराएंगे। आज का अभ्यास, पूर्व का अभ्यास, आज का अभ्यास। अब जो अभ्यास करा रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। लक्ष्य और उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे लक्ष्य है ध्यान की बारीकियों को सीखना। क्यों सीखना है, ध्यान की बारीकियों को क्यों सीखना है हमें, ये उद्देश्य हो जाएगा, ताकि संतुलित जीवन जी सके। उद्देश्य है संतुलित जीवन जीना, तो लक्ष्य क्या प्राप्त करेंगे, पाठ ध्यान की बारीकियों को सीखना है हमें। अब 8वां आता है सहायक सामग्री। हमने ध्यान की कक्षा लेने जा रहे हैं, सहायक सामग्री इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सहायक सामग्री में मान लीजिए हमने दिया योगा मैट्स हो, एक ऐसा कमरा हो, वातानुकूलित कमरा हो, हमें एक टेप रिकॉर्डर चाहिए या साउंड वाला चाहिए, जिससे हम एक म्यूजिक चला पाए, अच्छा सा मेडिटेटिव म्यूजिक चला पाए। तो जो भी आपकी जरूरत होगी वो सहायक सामग्री यहाँ आएगा। तो 8 लेयर आ गया। एक बार फिर से देखिए, सिर्फ लेयर को देखते हैं, बहुत आसान है। आंखें बंद कर लीजिए सब लोग और बस सुनिए, आंखें बंद करके बस सुनिए कि 8 लेयर कौन से हैं। पहला है अध्यापक का नाम, दूसरा है अध्यापक जिस विद्यालय में जा रहा है उस विद्यालय का नाम या कॉलेज का नाम या योग संस्थान का नाम। अध्यापक का नाम, जहां पढ़ाने जा रहा है उस संस्थान का नाम। कक्षा कितने बजे से कितने बजे तक है, यानी कक्षा का समय। चौथा है कि क्या पूर्व में वहां पर कोई अभ्यास कराया आपने, तो उसको लिखना है, नहीं कराया तो वो भी लिखना है। फिर आज क्या अभ्यास कराने जा रहे हैं, क्या अभ्यास कराएंगे वो लिखना है। फिर आप लिखेंगे पाठ का लक्ष्य क्या है, पाठ्य का उद्देश्य क्या है, और सहायक सामग्री आपको क्या क्या जरूरत है। ये 8 लेयर्स आपके हो गए। इसको अगर आप कायदे से लेयर वाइज याद करेंगे तो बहुत आसान है। और इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि छठा स्तर कितना है, पाठ कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए सवाल एक क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, उत्तम पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर हैं। उत्तम पाठ योजना की भूमिका का दूसरा स्तर कौन सा है, उत्तम पाठ योजना की भूमिका का छठा स्तर कौन सा है। तो इसको लिख लीजिएगा 2 बार 3 बार। एक पाठ योजना खुद भी बना लीजिएगा, ऐसे ही आपने कभी क्लास लिया है, लेने जा रहे हो, उसका बना के आप रख लेना तो आपको याद हो जाएगा। अब एक पाठ योजना जैसे हम लोग बनाते हैं, जो पुस्तक में दिया भी हुआ है, वक्रासन वाली पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। आपको वक्रासन का अभ्यास कराना है और ऐसे ही आप बनाना कि वक्रासन के अभ्यास वाला लेसन प्लान आप कैसे करेंगे। तो आप मान लीजिए वक्रासन की पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी जो भी है, तो पहली मान लीजिए है, तारीख हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम तारीख डालते हैं 2024 का डाल देते हैं। आज 18 है तो हम 19 को कराएंगे। अभी लेसन प्लान बना रहे हैं, नवंबर का महीना है तो हम इसको 11 दे देते हैं। अध्यापक का नाम हो गया कौशल कुमार कमल, विद्यालय का नाम हो गया गुरु परंपरा योग संस्थान, कक्षा हो गया कि सुबह 6 बजे से, पूर्वाहन है ना, 6 बजे से 7:30 बजे पर। अब उसके बाद है पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास अगर मैंने कराया हुआ है, हम कराने जा रहे हैं वक्रासन का, तो हमने लिखा पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, पवन मुक्तासन, ये हमने लिख दिया। आज का अभ्यास क्या है, वक्रासन है। पूर्व में हमने ये अभ्यास कराया, आज हम वक्रासन का अभ्यास कराएंगे।
पाठ का लक्ष्य क्या है? मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी स्पाइन में लचीलापन लाना है, धीरे धीरे डायबिटीज को कंट्रोल में लाना है। अब उद्देश्य क्या है? मेरुदंड की परेशानियों से बचे, बीमारियों से बचे। ये पाठ का उद्देश्य और लक्ष्य जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि जो हर आदमी का उद्देश्य लक्ष्य अलग हो सकता है। तो मेरुदंड से संबंधित या शरीर से संबंधित परेशानियों से बचना। सहायक सामग्री हमें क्या क्या चाहिए? कोलाहल से रहित एक हॉल चाहिए जो बिल्कुल शांत हॉल हो। योगा मैट्स चाहिए जितने साधक होंगे। एक व्हाइट बोर्ड भी हमें चाहिए, एक स्केच पेन चाहिए। ये हमने अपने लिए सोचा। सहायक सामग्री ऐसे ही आप बना सकते हैं। अब जब हम कराने जाएंगे तो कैसे कराएंगे? क्रियाविधि कैसे होगी? अवस्था और क्रियाविधि अगर देखें, सबसे पहले हम गए, हमने बैठने की व्यवस्था कराई उनकी, बच्चों की। छात्रों को पंक्तिबद्ध तरीके से बिठा दिया हमने। ज्यादा थे छात्र तो उनको पंक्तिबद्ध तरीके से बिठा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? पाठ का आरंभ कर रहे हैं। कैसे करेंगे? जो हम लोगों ने लेसन प्लान में प्रैक्टिकल देखा था, लेसन प्लान तैयार लिखने का, ये हमने देखा। लिखने को क्या कहा गया? लेसन प्लान की भूमिका। देखिए शब्द आइए, दोनों चीजें अलग अलग है। उत्तम पाठ योजना यानी बेहतर लेसन प्लान की भूमिका, उसके लेयर्स हमने देखे। अब हमने तैयार कर लिया, अब हम कराने जा रहे हैं। कैसे? पहला बैठाना है पंक्तिबद्ध तरीके से, फिर प्रार्थना करवाना है। किसी भी ध्यानात्मक धारणात्मक आसन में बैठ करके प्रार्थना कराएंगे या प्रार्थना के जैसा कोई मनोभाव बनाएंगे। अब अभ्यास का मौखिक परिचय देंगे कि आज हम लोग वक्रासन का अभ्यास सीखेंगे। वक्रासन के बारे में हम बताएंगे कि वक्रासन का अभ्यास क्यों करना चाहिए। ये हम मौखिक अभ्यास में दिया। मौखिक अभ्यास देने के बाद अब अगर मैं शिक्षक हूं तो मैं वक्रासन का अब डेमो क्लास देने वाला हूं, प्रदर्शन करने वाला हूं। शिक्षक के द्वारा सब प्रदर्शन सबसे बेहतर प्रदर्शन माना जाता है, तो अब मैं प्रदर्शन देने वाला हूं, शिक्षक द्वारा वक्रासन का प्रदर्शन। तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप देना। एक यही नहीं कि आप शुरुआत में फाइनल पोस्चर बना करके दिखा दें, नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप कि पहले दोनों पांव फैलाना है, फिर कैसे करना है, एक पांव मोड़ना है, एक एक स्टेप। जैसे एक मूवमेंट हुआ तो एक स्टेप, दूसरा मूवमेंट दूसरा स्टेप, ऐसे करके हमने दिखाया। फिर क्या करना है? वैयक्तिक। फिर उस अभ्यास के बारे में हम बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप दे करके उस अभ्यास के बारे में बताएंगे एक एक स्टेप को। फिर वैयक्तिक अभ्यास का यानी व्यक्तिगत तौर पर सबको हम कहेंगे कि आप इस अभ्यास को करके देखें। अब सब रिदम से अब नहीं कर रहा है। कोई हो सकता है कि अभी शुरू किया, कोई 10 सेकंड बाद शुरू कर रहा है, क्योंकि वैयक्तिक अभ्यास है। हालांकि वो ग्रुप में ही कर रहे हैं, लेकिन वैयक्तिक अभ्यास कर रहे हैं। हर व्यक्ति अलग अलग अभ्यास कर रहा है, लेकिन टीचर सब पर नजर है। टीचर की जिनकी जो कमियां हैं उस पर शिक्षक की नजर है, और कमियां वो उनको बता भी रहे हैं जा करके कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। फिर उनके पास जा रहे हैं, फिर उनको ठीक करा रहे हैं। अब लगा सबका हो गया, जी सर हो गया। अब हम लोग एक साथ अभ्यास करें, जी करें। क्या? सामूहिक अभ्यास करेंगे। अब ग्रुप में सब एक साथ अभ्यास करेंगे। जब एक साथ अभ्यास करेंगे तो कैसे करेंगे? उसमें भी कोई आगे पीछे हो सकता है, नहीं। उसको खत्म करने के लिए सबका रिदम एक साथ हो, टीचर सबको निर्देश देंगे। चलो सम स्थिति में हम खड़े होते हैं, अब बैठ जाते हैं, बैठ करके पांव सीधा कर लेते हैं। तो टीचर निर्देश देंगे तो सब एक साथ करेगा, स्टेप बाय स्टेप। अब वो एक साथ करा रहे हैं, करते समय देख रहे हैं, जो भी गलत कर रहे हैं उन पर नजर है, उनको देख रहे हैं वो। अगर अभ्यास अधूरा रह जाता, अगर एक बार में ही कंप्लीट हो गया, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर और स्टेप्स की जरूरत नहीं है कि और भी हम उसमें डालें। अगर अभ्यास अधूरा रह गया तो शिक्षक फिर से उसका प्रदर्शन करेंगे और उनको कहेंगे कि अब ये देख लो, यहां मुझे लगा कुछ लोगों की गलतियां हुई, बाकी ठीक थी, ये गलतियां हुई, इसको नहीं करना है। टीचर फिर से प्रदर्शन करके या किसी को बुला करके डेमो दे करके बताएंगे, और उन गलतियों पर ध्यान आकर्षित करेंगे कि ये गलतियां मत करना आगे। और फिर से सामूहिक अभ्यास कराएंगे। चलो एक बार और अभ्यास करते हैं। अभ्यास कर लिया, अब कंप्लीट हो गया। अब शिथिलीकरण का अभ्यास कराएंगे, रिलैक्सेशन का अभ्यास कराएंगे, शवासन मकरासन कराएंगे, और फिर प्रश्नोत्तरी और सारांश का सेशन होगा। तो इस तरह से हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। अब एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोग देखते हैं। ये सारा चीज ऐसा है जो आप डेली अभ्यास में करते कराते हो, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी समझने में। लेकिन
फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है, कई बार इस नोट्स को पढ़ना है। और जो मैंने ग्रुप डिस्कशन का बनाया हुआ है ग्रुप, उसमें प्रेजेंटेशन दीजिए आप लोग खुद, आपके लिए पूरा ओपन प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। बहुत कुछ ग्रुप में कर रहे हैं, कुछ ग्रुप नहीं कर रहे हैं। क्लोजिंग प्रेयर के बारे में तो नहीं दिया हुआ है, हालांकि कराते हैं हम लोग, क्लोजिंग प्रेयर जरूर कराते हैं। तो हो सकता है जो शिथिलीकरण है ना, उसी दौरान क्लोजिंग प्रेयर का उसमें आ जाता होगा। यौगिक अभ्यासों का तुलनात्मक अध्ययन। अब जैसे तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे, कौन 4 का दिया हुआ है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। उड्डयन बंद, अग्निसार, कपालभाति, नौली। कौन सा है? उड्डयन बंद, अग्निसार, कपालभाति, नौली। एक दूसरे से अलग है ये अभ्यास, लेकिन इनमें कई चीजों में समानताएं हैं। जैसे कि उड्डयन बंद, अग्निसार, कपालभाति, नौली, चारों अभ्यास किससे जुड़ी हुई है? पेट से जुड़ी हुई है। आपके पाचन संस्थान पर इसका असर पड़ता है चारों ही अभ्यास का, हालांकि अभ्यास के तरीके अलग हैं। सभी अभ्यास ऐसे हैं जिनको बैठकर किया जाता है। ये सारे अभ्यास ऐसे हैं जो बैठकर किया जाता है सारे अभ्यास को। एक सेकंड, कलर इसका जरा। चारों जठराग्नि को तेज करता है। हाँ, जठराग्नि को तेज करता है। चारों अभ्यास। अमित जी हमारे बीच है, अमित जी का पीएचडी कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, जल्दी अमित जी फिर जुड़ेंगे अच्छे से। सभी अभ्यासों को, यानी सभी मतलब उड्डयन बंद, अग्निसार, कपालभाति, नौली बैठकर किया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं कपालभाति को छोड़कर उड्डयन बंद, अग्निसार, नौली, ये तीनों को खड़े होकर के भी किया जाता है। यानी कि 3 अभ्यास ऐसा है, उड्डयन बंद, अग्निसार और नौली, ये 3 अभ्यास खड़े होकर के भी किया जा सकता है। चारों अभ्यास बैठ के तो किया ही जाता है, लेकिन इस चारों में से 3 अभ्यास ऐसा है जिसको आप खड़े होकर के भी कर सकते हो। ये अध्यापन विधि पुस्तक में लिखा हुआ है। कौन? उड्डयन बंद, अग्निसार, नौली। एग्जाम में आता है इस पुस्तक के मुताबिक। ये अभ्यास बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, या सिर्फ बैठ कर कर सकते हैं। कपालभाति को छोड़कर शेष तीनों अभ्यास में बाह्य कुंभक का इस्तेमाल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभ्यास करके देखिए। कपालभाति में बाह्य कुंभक नहीं लगता है। उड्डयन बंद में बाह्य कुंभक लगता है श्वास छोड़ करके। अग्निसार में श्वास छोड़ करके तभी आप पेट घुमा पाते हैं। नौली में भी श्वास बाहर छोड़ेंगे बाह्य कुंभक, तभी आपका पेट अंदर जाकर के नौली बनती है, तब आप घुमाते हैं। लेकिन कपालभाति में ये स्थिति नहीं होती है। चारों अभ्यासों में पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। मांसपेशियों में क्रमाकुंचन गति होती है। और जैसे साम मेढक को गिलता है ना, उसी प्रकार होता है। हाँ, गिलता है तो पेरिस्टलसिस मूवमेंट होता है। अब हम लोग सवाल देखते हैं। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक अग्निसार का अभ्यास किया जाता है बैठकर, खड़े होकर, उपर्युक्त दोनों। इनमें से कौन? दोनों। उपर्युक्त दोनों, बैठकर भी खड़े होकर के भी। ठीक है। कपालभाति का अभ्यास किया जाता है सिर्फ बैठकर, सिर्फ खड़े होकर, दोनों। सिर्फ बैठकर। कपालभाति के बारे में कहा गया सिर्फ बैठकर करते हैं। उड्डयन, अब हम लोग 2 अभ्यास का एक साथ देखते हैं। उड्डयन बंद, अग्निसार का देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उड्डयन बंद में पेट की मांसपेशियों को शिथिल रखा जाता है उड्डयन बंद के अभ्यास में। अग्निसार में पेट की मांसपेशियों में, सरिता जी बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। अग्निसार में पेट की मांसपेशियों में गति होती है, उड्डयन बंद के दौरान गति नहीं होती है, एक स्थिति में स्थिर रखना पड़ता है। अग्निसार में क्या करते हैं? गति करनी पड़ती है हमें। उड्डयन बंद में क्या होता है? पेट अवतल दिखाई देता है। अवतल से मतलब अंदर खींचा तो लगे जैसे तालाब बन गया हुआ, तो उसको अवतल कहते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ा हुआ है ना, उभरा हुआ है तो उत्तल लेंस हो गया, और अंदर ऐसे है तो पूरा ऐसे, तो ये हो गया अवतल लेंस। तो पेट अवतल दिखाई देता है उड्डयन बंद में, और अग्निसार में पेट उत्तल होता है। मतलब नहीं, अग्निसार में दोनों स्थिति होगी, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है तो एक बार उत्तल, एक बार अवतल, एक बार उत्तल, एक बार अवतल, ऊपर नीचे होगा, दोनों स्थिति आएगी। उड्डयन बंद में नाभि के ऊपर और नीचे दोनों भाग सक्रिय होता है उड्डयन बंद में, और अग्निसार में क्या होता है? सिर्फ नाभि के पास का भाग ही सक्रिय होता है अग्निसार में। उड्डयन बंद थोड़ा सा अलग होता है ना, नीचे भी खींचना, ऊपर भी खींचना है,
क्योंकि उद्यान बंद में प्राण वायु अपान वायु को मिलाने वाली बात होती है। अग्निसार में तो पूरा पेट जा रहा होता है, नाभि के पास का भाग सक्रिय होता है बस। अब हम लोग 2 अभ्यास और देखते हैं। अभी जो 4 अभ्यास है उसी में से कंपैरिजन कर रहे हैं। उद्यान बंद और कपालभाति का कंपैरिजन अगर करें, उद्यान बंद बैठकर और खड़े होकर दोनों तरीके से करते हैं, और कपालभाति के बारे में इस पुस्तक में कहा गया है कपालभाति सिर्फ बैठकर किया जाता है। उद्यान बंद में पेट की पेशियां निष्क्रिय होती हैं उद्यान बंद में, और वक्ष सक्रिय होता है। ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदर की पेशियां निष्क्रिय होती है, इसको कहीं नोट कीजिएगा। बाकी चीज तो आप जान रहे हैं, लेकिन ये चीज नया है और एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है, इसको नोट कीजिए। उद्यान बंद में उदर की पेशियां निष्क्रिय होती हैं और वक्ष सक्रिय होता है। पेट अंदर खींच लिया, सीना ऐसे है, वक्ष सक्रिय, इसमें ये लिखा हुआ है। कपालभाति में छाती को कुछ उठाकर रखा जाता है और पेट की पेशियों से क्रिया की जाती है कपालभाति में। अब यहां पर कहा गया उद्यान बंद में क्या होता है, मिथ्या अभिश्वसन होता है। मिथ्या अभिश्वसन क्या है वो भी समझाता हूं, उसी वजह से वक्ष सक्रिय की बात कही गई है। मिथ्या अभिश्वसन होता है, यानी वायु को अंदर जाए दिए बिना छाती को फुलाते हैं। जब आप उद्यान बंद करते हो, पेट आपका अंदर है तो छाती अपने आप बाहर निकला हुआ है, ऐसा लगता है जैसे छाती में श्वास भरा हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो जो नहीं होता वैसा दिख रहा है, इसीलिए उसको मिथ्या अभिश्वसन कहा गया है। मिथ्या अभिश्वसन, अभिश्वसन मतलब श्वास की क्रिया होना। तो मिथ्या अभिश्वसन किस में कहा गया, उद्यान बंद में कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। उद्यान बंद में स्थिति बनाने के बाद उसे कितने लंबे समय तक बनाए रखा जाता है, इस बात से दक्षता जांचते हैं कि उद्यान बंद आपने लगाया तो कितनी देर तक आपका उद्यान बंद लगा हुआ, कितनी देर तक आप सांस रोक कर रखे हुए हैं। इस बात से पता चलता है कि आपका अभ्यास कितना बेहतर है। कपालभाति के अभ्यास की दक्षता को कैसे करते हैं, पूरक रेचक की गति और लय ताल आपका सही है या नहीं। कोई कर रहा है, एक बार जोर से आवाज कर रहा है, एक बार धीरे से कर रहा है, तो उसमें पता नहीं चलता। अगर लयबद्ध बढ़िया से है, एक लयबद्ध में जा रहा है, चाहे तो आप धीरे कर रहे हैं चाहे थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, तो लयबद्ध श्वास का भी और लयबद्धता सब हो तो पता चलता है कि नहीं, इनका अभ्यास अच्छा है। अब हम लोग उद्यान बंद और नौली का कंपैरिजन करते हैं। उद्यान बंद और नौली। उद्यान बंद के अभ्यास को नौली की तैयारी के लिए भी किया जाता है। उद्यान बंद कब किया था, आपको नौली करना तो पहले उद्यान बंद का अभ्यास कीजिए, उसके बाद आप अग्निसार क्रिया कीजिए, फिर नौली आपका अच्छे से लगेगा। यानी नौली के लिए उद्यान बंद जरूरी है। अब नौली में आंतरिक गुहा में अधिक प्रेशर बनता है। आंतरिक गुहा मतलब पेट के अंदर जो खाली स्थान है, आंतरिक गुहा है, उसमें अधिक प्रेशर बनता है नौली के दौरान। अग्निसार और कपालभाति में कंपैरिजन देखते हैं। समानता के अग्निसार कपालभाति में दोनों में पेट की मांसपेशियों की गति होती है। अग्निसार में भी होती है, कपालभाति में भी होती है। अग्निसार में इसकी गति कम होती है, कपालभाति में उदर पेशियों की गति प्रति मिनट 120 रखी जाती है। ये इस पुस्तक के मुताबिक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ आप कहीं जो अभ्यास आप कर रहे हैं अगर उसका फॉर्मूला लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इस पुस्तक के मुताबिक पूछा जा रहा है तो 120 कितनी देर में, 1 मिनट में। कपालभाति में उदर पेशियों की गति प्रति मिनट 120 रखी जाती है। ये लाइन दिया हुआ है। अब असमानता क्या है अग्निसार और कपालभाति में। अग्निसार में पेट की पेशियों को पूरी तरह श्वास बाहर निकालने के बाद आगे पीछे किया जाता है, मतलब बाह्य कुंभक लगाने के बाद किया जाता है। और कपालभाति में क्या होता है कि कुंभक नहीं लगाते हैं, श्वास के साथ ही झटका जा रहा है, पूरक अपने आप हो रहा है और रेचक में आप प्रेशर दे रहे हो। यानी कि आप कह सकते हैं इनहेलेशन जो है वो इनएक्टिव है, पैसिव है, और एक्सहेलेशन है वो एक्टिव है। अगर एक्टिव पैसिव देखें, हम जो एक्सहेल कर रहे हैं वो एक्टिव है और इनहेल अपने आप होता है तो वो पैसिव में होता है। और इसी क्रिया को पेट सामान्य स्थिति में आता फिर दोहराते हैं।
अग्निसार क्रिया श्रोणी प्रदेश पर असर डालता है। श्रोणी प्रदेश किसको कहते हैं? पेल्विक रीजन को कहते हैं। अग्निसार किस पर असर डालता है? पेल्विक रीजन पर असर डालता है। कपालभाति किस पर असर डालता है? कहते हैं वक्ष स्थल पर प्रभाव डालता है। वक्ष स्थल, ये ध्यान रखिएगा, वक्ष स्थल की बात यहाँ कही गई है और यहाँ पेल्विक फ्लोर में से पेल्विक प्रदेश की बात कही गई। अब कुछ अभ्यास ऐसे यौगिक अभ्यास, उसकी कुछ प्रमुख बातों को देख लेते हैं। जैसे शीर्षासन है, शीर्षासन के बारे में क्या बातें कही गई, हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से पूछ दे। इसे किसी प्रबल अभ्यास के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। यानी तात्पर्य क्या है कि कोई अभ्यास आपने ऐसा किया, सूर्य नमस्कार किया, गति में थक गए आप, तो सूर्य नमस्कार के ठीक बाद शीर्षासन का अभ्यास नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। शीर्षासन का अभ्यास किसी भी प्रबल गति वाले या थकान वाले अभ्यास के बाद नहीं करना है, ये याद रखेंगे। शीर्षासन को वैसे कहा जाता है, जनरली बता रहा हूं इस पुस्तक से थोड़ा हट करके, कि शीर्षासन का अभ्यास या तो सबसे पहले कीजिए आप शुरुआत में ही योग अभ्यास के, या नहीं तो सारे अभ्यास के कंप्लीट होने के बाद आप शवासन लीजिए। जब पूरी तरह नॉर्मल हो जाए उसके बाद शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए। उसका रीजन ये बताया जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज है, सब है उस दौरान, और आप सिर पे और प्रेशर डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर के लिए नुकसान हो सकता है। शीर्षासन में और क्या कहा गया है? पैरों को झटके के साथ ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। जो हम लोग आते हैं ना शीर्षासन में, एक साथ झटके से ऊपर आ जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इसकी मनाही की गई है, झटके के साथ अभ्यास नहीं करना है। उसके बाद कहते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तभी जाना चाहिए जब उसमें प्रवीणता आ जाए, ताकि किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े। यानी कि शीर्षासन यानी कि हेड स्टैंड जब आप करते हो, तो हेड स्टैंड एक दिन में आपका नहीं होता है, एक एक स्टेप से करना होता है। मैंने इसका पूरा स्टेप वाइज बनाया हुआ है वीडियो। तो स्टेप वाइज जब आप करते हैं, एक स्टेप आपका पूरा हुआ, फिर दूसरे में बढ़ते हैं, फिर तीसरे में बढ़ते हैं, सारे स्टेप्स जब आपके कंप्लीट हो गए तभी आपको इसमें कंप्लीट अभ्यास में तभी जाना चाहिए। एक एक स्टेप को देखिए कि आपकी सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। अब किनको शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए? जिनके कान में पीड़ा हो, कान में सूजन है, छेद है, बह रहा हो, कान में दर्द हो रहा है, कोई भी स्थिति है, तो अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि प्रेशर और बढ़ेगा। अगर बहरेपन की समस्या है तो भी मना किया गया है कि शीर्षासन नहीं करेंगे। आंखों की केशिका यानी ब्लड पाइप कमजोर हो, अगर आंख में देखते हैं, अगर आंखों को ध्यान से देखेंगे तो बहुत पतली पतली केशिकाएं होती हैं, तो वो अगर कमजोर हो, अगर कभी आंख में दिक्कत हुई, डॉक्टर से दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि आंख की जो केशिकाएं हैं वो कमजोर है, नसें कमजोर हैं आंख की, तो नहीं करेंगे शीर्षासन। हाई बीपी वालों को तो बिल्कुल नहीं करने देना है, उनका बीपी और बढ़ जाएगा। हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें भी शीर्षासन नहीं करेंगे। किनको नहीं करना है, ये कंप्लीट हो गया। अब प्रगमन का क्रम क्या होता है? प्रगमन का क्रम का तात्पर्य यह है सरल से कठिन की ओर। जैसे कि मान लीजिए आपको शीर्षासन करना है, हेड स्टैंड करना है, तो उससे पहले कुछ अभ्यास, सरल अभ्यास करना है उसकी तैयारी के तौर पर, ताकि आपका शीर्षासन कंप्लीट हो जाए। अगर शीर्षासन को कठिन माने तो उसी के जैसा जो शीर्षासन के लिए आपके उन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आपके बॉडी में बैलेंस को लाता है, उसके लिए कौन से हल्के अभ्यास हैं, सरल अभ्यास हैं। तो कहा गया अर्ध हलासन। अर्ध हलासन का अभ्यास कीजिए पहले, सरल से कठिन की ओर। फिर अर्ध हलासन के बाद हलासन का अभ्यास कीजिए, फिर विपरीत करनी का अभ्यास कीजिए, फिर सर्वांगासन का अभ्यास कीजिए, फिर उसके बाद शीर्षासन का अभ्यास आएंगे। देखिए कितना क्रम से है। अर्ध हलासन, फिर हलासन, फिर विपरीत करनी, फिर सर्वांगासन, फिर शीर्षासन। ऐसे जो है प्रगमन का क्रम हुआ ये। उसके बाद सर्वांगासन का मान लीजिए अगर आप लेते हैं, उसका प्रगमन का क्या होगा? अब एक तो हमने कंप्लीट ले लिया, उसी तरीके से बाकी आसन का भी आप कर सकते हैं, और भी आसन का पुस्तक में दिया हुआ है। पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए, अगर सर्वांग आसन का लें कि इसको कैसे करते हैं, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए कंधों पर टिकाना है। शरीर जब तक पूरी तरह सीधा ना हो जाए तब तक ऊपर ले जाना है। सिर्फ ये सिर वाला हिस्सा आपके जमीन पर होता है, कंधों पे पूरा वजन आ गया, शरीर बिल्कुल सीधा हो जाता है।
धड़ ठोड़ी से लग जाता है उस दौरान, कंडकूप में लगता है इसे जालंधर बंद लग गया हुआ है सर्वांगासन में। सर्वांगासन के लिए प्रगमन का क्या सिद्धांत होगा, प्रगमन का क्या क्रम होगा? पहले अर्ध हलासन करेंगे, फिर विपरीत करनी करेंगे, फिर सर्वांगासन करेंगे। अर्ध हलासन के बाद आप जोड़ सकते हैं। अर्ध हलासन के बाद हलासन जोड़ने की जरूरत इसमें नहीं है, इसमें हलासन की जरूरत नहीं। अर्ध हलासन, विपरीत करनी और सर्वांगासन, इस तरह से आप सर्वांगासन किसी को करा रहे हैं तो पहले ये अभ्यास कराएंगे। शीर्षासन करा रहे हैं तो पहले ये अभ्यास कराएंगे, ये चारों। इस तरह से और भी दिया हुआ है पुस्तक में, वो अभ्यास आप लोग पुस्तक में देख सकते हैं या मैं भेज दूंगा कुछ और अभ्यास का। तो आज की कक्षा यहीं कंप्लीट होती है।